Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। देखो इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए। अब बचती है हमारे पास में यूनिट 5। देखो यूनिट 5 के अंदर हमारे पास में दो चैप्टर्स है। एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक चैप्टर है हमारा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देन इस सीरीज की एक वीडियो और रहती है जो कल आएगी, जिसके अंदर हम लोग करेंगे हमारे लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है। अगर सही है तो टिक लगाना है, अदरवाइज क्रॉस लगाना है। सिर्फ इतना सा काम करना है। आर एक्सपोर्ट्स टू फॉरेनर्स enter as an injection into the circular flow increasing aggregate demand for goods produced within the domestic economy। क्या कहता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना फॉरेनर्स को, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। अब याद करो मैंने सिखाया था एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है नेट एक्सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं x माइनस एम। मैंने क्या कहा, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये x क्या है, एक्सपोर्ट्स है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो इसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। सोच के देखो, अगर ये एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो अपने आप हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी ना। वही लिखा है कि एक्सपोर्ट से हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये इंजेक्शन है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो गया, टिक लगा दिया। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, When Indians buy foreign goods, जब हम लोग फॉरेन गुड्स परचेज करते हैं, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, दिस स्पेंडिंग एस्केप्स एज अ लीकेज। अच्छा, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं वो तो इंजेक्शन है, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं उसे लीकेज बोला जाता है और इसकी वजह से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिक्रीज होती है। अब सोच के देखो, एम का मतलब है इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट्स ज्यादा करेंगे, ये इंपोर्ट्स क्या है, माइनस है। अगर माइनस वाली चीज इंक्रीज होगी ना तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चीज इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। नेगेटिव चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश हैज बीन सेट अप टू हैंडल इश्यूज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ नेशनल करेंसी इनटू अनदर असेट्स एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। देखो कुछ ना कुछ सेटअप करा गया। क्यों सेटअप करा गया, हम लोग जो हमारी नेशनल करेंसी है, हमारा जो इंडियन रुपी है, जब उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे असेट के अंदर, मान लो हम लोगों ने इंडियन रुपी को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा, या फिर हम लोगों ने इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा, दिरहम में कन्वर्ट करा, येन में कन्वर्ट करा, पाउंड में कन्वर्ट करा, किसी दूसरी करेंसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये सारा काम इस तरह से हो कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह सब कुछ हो रहा है, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे, ज्यादा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस ना आए। तो इसके लिए क्या सेटअप करा गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक। तो इसके लिए सेटअप करा गया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। क्या सेटअप करा गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ताकि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जब हम हमारी करेंसी की वैल्यू को बता रहे हैं, इंडियन रुपी को बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, इन टर्म्स ऑफ पाउंड बताते हैं, उसे हम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, उसी को हम फॉरेक्स रेट भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। देखो ये जितनी भी लाइंस है, ये सारी लाइंस मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है आपने कहीं पढ़ा भी ना हो, ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाया है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जरूरी है कि आप इस एमसीक्यू सीरीज को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करो, ताकि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रखी ना तो एनसीईआरटी का आपका साथ साथ में प्रॉपर रिवीजन हो जाए, कोई चीज वहां से स्किप ना हो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा। अ राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस इंक्रीज होंगी,
फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे ही यूएस डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज होंगी वैसे ही यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए। अब याद करो, मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था यूएस डॉलर की प्राइस और यूएस डॉलर की जो डिमांड है उन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसा गुड्स के साथ में होता है। अगर टमाटर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो हम टमाटर की डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। प्याज महंगे हो गए तो हम प्याज की डिमांड को कम कर देंगे। सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। देखो किस तरह से हम करते हैं, ये हमारे पास में कर्व है, मैंने कहा ये क्या है, ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये यूएस डॉलर की हमारे पास में डिमांड है, और यहाँ पर मान लो ये प्राइस है, प्राइस नहीं बोलते हम रेट बोलते हैं, तो ये तो डिमांड आ रही है, ये रेट है। मैंने कहा यूएस डॉलर की प्राइसेस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, राइस लिखा है तो यूएस डॉलर हमारा महंगा हो गया। अब रेट हो गई है R1, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही रेट इंक्रीज हुई हमारा देखो क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि जो डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कहता है जितना ज्यादा हमारे पास में दूसरी कंट्रीज से फॉरेन करेंसी आती है, जितना हमारे पास में यूएस डॉलर आ रहा है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व आ रहा है, वो शो करता है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हमेशा ऑलवेज भी लिखा है यहाँ पर। तो देखो ये बात जरूरी नहीं है, हो सकता है हम लोग दूसरी कंट्री से पैसा बोरो कर रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर दूसरे देशों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम पैसा बोरो कर रहे हैं, उस वजह से भी हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है दैट मींस हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, जरूरी नहीं है। हम बोरोइंग्स भी कर सकते हैं, हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, who will be benefited when there is an appreciation of foreign currency in terms of domestic currency। अच्छा, appreciation of foreign currency, फॉरेन करेंसी का मतलब है कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब है मान लो पहले एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें 70 रुपीज देने पड़ते थे, ठीक है। एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा है, यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। अब यही एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें 82 रुपीज देने पड़ते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। इसकी वजह से किसे बेनिफिट होगा, तो एक बार इस बंदे की नजर से सोच के देखो जो यूएस के अंदर बैठा है। ये बंदा क्या सोचता होगा कि पहले यार एक यूएस डॉलर में इंडिया से 70 रुपए तक का सामान मिलता था, आज वही एक यूएस डॉलर पे करने पर इंडिया से 82 रुपीज तक का सामान मिल जाता है। मतलब उसे तो इंडियन रुपीज सस्ता लग रहा है ना, तो वो हमसे परचेज करेगा, हमसे इंपोर्ट करेगा। वो हमसे इंपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। किसका भला होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स का भला होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिसाइड करता है, कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड द चेंजेस कैन बी मेड बाय सेंट्रल बैंक ओनली। और एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस है वो चेंजेस भी कौन लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये कौन सा सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक ही उसमें चेंजेस करता है, तो ये भी फिक्स्ड में आता है। ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी याद करो, हमारा फिक्स्ड के अंदर ही आता है। मैनेज फ्लोटिंग इसमें नहीं आता, मैनेज फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, लेकिन कई बार सेंट्रल बैंक इसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो आंसर होगा हमारे पास में डी, क्योंकि दोनों किस में आ रहे हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आ रहे हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ₹120 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड ऑफ ₹100 अर्लियर। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक यूएस डॉलर जो है वो 100 रुपए में मिल जाया करता था, आज वही एक यूएस डॉलर पाने के लिए 100 रुपए की बजाय 120 रुपीज देने पड़ते हैं। इसका मतलब मुझे बताओ, यूएस डॉलर महंगा हो गया, पहले एक यूएस डॉलर 100 का आ रहा था, आज वही यूएस डॉलर 120 का आ रहा है। यूएस डॉलर महंगा हो गया। जब यूएस डॉलर महंगा होता है, इसे हम बोलते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है, हमारी
डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट नहीं हुई, डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। रूपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिल विल इंक्रीज, हमारे जो इंपोर्ट्स का बिल है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा के होंगे। पहले एक यूएस डॉलर 100 का मिलता था, अब 120 का मिलता है। तो जितनी भी चीजें हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीजें हमारे लिए महंगी हो चुकी है, हमारे इंपोर्ट्स का बिल इंक्रीज होगा। तो करेक्ट होगा बोथ बी एंड सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू, डर्टी फ्लोटिंग किस में आता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में नहीं आता, यहाँ तो एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। ये आता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है कि कितने इंडियन रुपीज देने हैं कि एक यूएस डॉलर आए, ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। लेकिन कई बार ये चीजें आउट ऑफ लिमिट ना जाए, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, तो उसके लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इस काम के अंदर इंटरफेयर करता है। इसी को हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग यानी कि मैनेज फ्लोटिंग। करेक्ट हो गया बी, फ्लेक्सिबल के अंदर आता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, दूसरी कंट्रीज पैसा इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर। मान लो दुबई से पैसा आ रहा है, दुबई हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दुबई के जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जब हमारे पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारे पास में फॉरेन करेंसी आती है, तो ये फॉरेन करेंसी की हमारे देश में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, सप्लाई हो रही है। समझ में आया? अमेरिका हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेगा मतलब हमारे पास में फॉरेन करेंसी की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, डिमांड नहीं हो रही है। समझ में आया? नेक्स्ट है फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, हमें आमने सामने बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, इसका मतलब है फॉरेन करेंसी महंगी हो गई। पहले एक यूएस डॉलर 70 का मिलता था, आज वही यूएस डॉलर हमें 82 का मिल रहा है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो जब गवर्नमेंट जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है उसे हम कभी भी डेप्रिशिएशन नहीं बोलते, उसे हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट गलत हो गया। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, हम लोगों ने इंटरनेशनल लोन्स ले रखे हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह से, हमें उन्हें रीपे करना है, इसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो सप्लाई नहीं हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, हम बल्कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं ताकि हम हमारे इंटरनेशनल लोन्स को रीपे कर सके। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस, अगर हम यूएस को कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। तो यहां पर फॉरेन करेंसी की हमारे पास में सप्लाई होगी ना, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमारे पास में फॉरेन करेंसी की क्या होगी, सप्लाई होगी। अप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है कि पहले एक यूएस डॉलर हमें 70 में मिल जाता था, आज वही यूएस डॉलर मान लो हमें सिर्फ 50 रुपीज में ही मिल जाता है। तो ये तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। गवर्नमेंट प्लेस नो रोल व्हाटसोएवर, यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन दोनों होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। सरकार का रोल जब होता है उसे हम एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन या फिर डीवैल्यूएशन। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, गवर्नमेंट प्लेस नो रोल व्हाटसोएवर, करेक्ट हो गया, यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है, तो डी वाला करेक्ट है। समझ में आया? मैंने गलती से क्रॉस कर रखा है यहाँ पर, एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का रोल किसमें होता है, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन में। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू, अच्छा फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार आप ग्राफ बना के देख लो। अच्छा ग्राफ नहीं भी बनाना ना, अगर कभी भी किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, अगर मान लो पनीर की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, पनीर की सप्लाई वो की वो है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं करा जा सकता ना, पनीर क्या होगा, महंगा होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। सेम यहां पर भी यही होगा, ये मैंने बोला है फॉरेन करेंसी यानी कि यूएस डॉलर की क्या है, डिमांड है, और ये है यूएस डॉलर की सप्लाई। तो यहां पर जब ये इंटरसेक्ट करते हैं वो रेट डिसाइड हो जाती है कि ये यूएस डॉलर, ये एक्सचेंज रेट है कि इतने इंडियन रुपीस दें कि हमारे पास में एक यूएस डॉलर आए। मैंने कहा फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ये डिमांड वाला कर्व है, जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो हमारा जो कर्व है वो कौन सी साइड में शिफ्ट कर जाता है, राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। तो अब नया वाला डिमांड कर्व ये हो गया।
अब सप्लाई और डिमांड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप खुद देख सकते हो, पहले रेट ये थी, अब रेट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। समझ में आया? तो यहां पर आना चाहिए, फॉल तो नहीं आएगा, फॉल तो नहीं आएगा। राइज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुई है। जब फॉरेन करेंसी की रेट इंक्रीज हो गई है, इसे हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है। सी करेक्ट हो गया। जब यूएस डॉलर महंगा होता है तो उल्टा चलता है, हम बोलते हैं इंडियन रूपी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। जब यूएस डॉलर सस्ता होता है तो हम बोलेंगे हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, एप्रिशिएट हो चुकी है। तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी, इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी यानी कि इंडियन रूपी क्या हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तीन स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट है, कौन सा ट्रू है। डेप्रिशिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। अगर फॉरेन करेंसी का डेप्रिशिएशन होगा, फॉरेन करेंसी अगर सस्ती हो जाएगी तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे क्या। देखो सोच के देखो, डेप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई। पहले एक यूएस डॉलर हमें मिलता था मान लो 70 रुपीज के अंदर, आज यही यूएस डॉलर हमें मिल जाता है सिर्फ 50 रुपीज में। फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो ये जो यूएस वाला बंदा है ये सोचेगा पहले एक यूएस डॉलर में इंडिया से 70 का सामान मिल जाता था, आज एक यूएस डॉलर में इंडिया से सिर्फ 50 रुपीज तक का सामान मिल रहा है, ये हमसे परचेज नहीं करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगे। यहां पर लिखा है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारे एक्सपोर्ट्स उल्टा क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। पहले जो यूएस डॉलर हमें 70 में मिलता था, आज वही यूएस डॉलर पाने के लिए हमें 82 रुपीज देने पड़ते हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट्स, इससे हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज नहीं होंगे, हमारे ये लिए यूएस डॉलर उल्टा महंगा हो गया है, तो हम उनसे इंपोर्ट क्यों करेंगे, हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज नहीं होंगे। एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, हम जैसे ये वाली सिचुएशन में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे क्या, ऊपर देख लिया, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं होंगे। एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी जब एप्रिशिएट होगी तो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट्स फॉल हो जाएंगे। अभी मैंने बताया अगर यूएस डॉलर महंगा होगा तो हम उनसे इंपोर्ट करना कम कर देंगे, हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। समझ में आया? Next question, when domestic currency loses its value in relation to foreign currency in the international money market, it is a situation of, जब international money market में डिमांड और सप्लाई के खेल की वजह से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसे हम एप्रिशिएशन नहीं बोलेंगे। अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिशिएशन। क्या कहते हैं, करेंसी डेप्रिशिएशन। लेकिन यही काम अगर सरकार करती है जानबूझकर तो हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी वैल्यूएशन। नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, आपको कुछ नहीं करना, असर्शन और रीजन को दोनों को इंडिविजुअल स्टेटमेंट समझकर सिर्फ रीड करना है। जैसे ये है आपका स्टेटमेंट 1, इसे स्टेटमेंट 1 समझ के रीड करो, सही है तो टिक लगाओ, अदरवाइज क्रॉस लगा दो। ये स्टेटमेंट 2 है, सिर्फ टिक और क्रॉस लगाना और कुछ नहीं करना, बाद में हम देखेंगे ऑप्शंस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू यूएस, अगर हम हमारे गुड्स और सर्विसेज यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वुड मीन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया, गलत हो गया असर्शन। अगर हम गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे यूएस को तो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी जाएगी क्या, नहीं यार, गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें पेमेंट करेंगे, हमारे पास में इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, तो असर्शन गलत हो गया। फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रिसीट्स फॉर एक्सपोर्ट्स फ्लो फ्रॉम यूएस टू इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रिसीट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूएस टू इंडिया तो उसकी वजह से हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रिसीट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स करा है तो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, यूएसए टू इंडिया, यूएस से इंडिया के पास में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो रीजन हमारे पास में करेक्ट है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। समझ में आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों को इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की तरह हमें पढ़ना है। मान लो दोनों करेक्ट होते तो हम ये देखते हैं कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, तो आंसर 1 होता कि रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मान लो दोनों सही होते लेकिन दोनों इंडिविजुअल बातें होती, दोनों अलग अलग बातें होती, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो आंसर हो जाता कि दोनों करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट है प्रिंट आउट अ मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मेरिट क्या है? देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है,
कि ये यूएस डॉलर की क्या है, डिमांड है, ये यूएस डॉलर की सप्लाई है। जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं, वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, वहां पर हमारी रेट डिसाइड हो जाती है। तो ये जो रेट होती है, ये बेस्ट रेट होती है, ये ऐसी रेट होती है जिसकी वजह से करेंसी का अंडर वैल्यूएशन भी नहीं होता, करेंसी को कम भी नहीं आंका जाता और करेंसी का ओवर वैल्यूएशन भी नहीं होता। एलिमिनेट्स ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसीज। यहां पर करेंसी का ना ओवर वैल्यूएशन होता है कि आपने करेंसी की वैल्यू को ज्यादा लगा दिया, ना करेंसी का अंडर वैल्यूएशन हो रहा है। करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पॉट मार्केट इज द मार्केट वेयर, स्पॉट मार्केट कौन सा मार्केट है, ओनली करंट ट्रांजेक्शंस आर हैंडल्ड, यहां पर सिर्फ और सिर्फ करंट ट्रांजेक्शंस होते हैं। फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइन, नहीं, फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज किसमें डिटरमाइन करते हैं हम, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, स्पॉट मार्केट में नहीं करते। इंस्टेंट रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है। यहां पर हम कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं, यहां पर सिर्फ ट्रांजैक्शंस होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ओनली करंट ट्रांजैक्शंस आर हैंडल्ड, यहां पर हम रेट डिसाइड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लीड्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, किसकी वजह से फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे देश में इंक्रीज होगी। डैश लीड्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ऐसा क्या हो जिसकी वजह से हमारे पास में फॉरेन करेंसी आएगी। देखो, रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिशिएशन। जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, मान लो पहले एक यूएस डॉलर हमें 70 में मिलता था, आज वही यूएस डॉलर अगर हमें 50 में मिल जाता है, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब ये काम अगर सरकार करती है जानबूझकर, उसे हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ये काम अगर अपने आप हो जाता है एज पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो इसे हम एप्रिशिएशन बोल देते हैं। दोनों केसेस में हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डीवैल्यूएशन में सरकार हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराती है। एक यूएस डॉलर पहले मान लो हमें 70 में मिलता था, आज यही यूएस डॉलर अगर हमें 82 रुपीज में मिल रहा है, और ये काम जानबूझकर गवर्नमेंट ने करा है, तो यहां पर सरकार ने जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया ना, इसे हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। लेकिन सोच के देखो, ये यूएस वाला बंदा पहले ये सोचेगा, पहले एक यूएस डॉलर में इंडिया से 70 का सामान मिलता था, आज एक यूएस डॉलर में इंडिया से 82 रुपीज तक का सामान मिल जाता है, तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ये हमसे इंपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। डैश लीड्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, यूएस डॉलर आता है, तो डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होंगे, हमारे पास में फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, हम यूएस डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें लोन मिल रहा है, तो इससे तो हमारे पास में यूएस डॉलर की उल्टा सप्लाई हो रही है, डिमांड थोड़ी ना कर रहे हैं। रेमिटांसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स, जो एनआरआई हैं वो अपनी फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, तो इसकी वजह से भी यूएस डॉलर की सप्लाई हो रही है, डिमांड थोड़ी ना कर रहे हैं। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट से भी सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट करते तो पैसा आता है, लेकिन अगर हम स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करते हैं कि यूएस डॉलर सस्ता है तब खरीद के रख लिया, महंगा होगा तब बेच देंगे, इस तरह के कामों के लिए हमें यूएस डॉलर की डिमांड होती है। तो डिमांड क्यों करते हैं, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग के लिए। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू डैश इन एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू अ डैश इन एक्सचेंज रेट। देखते हैं, ये हमारे पास में क्या गिवन है, हमारी डिमांड गिवन है, ये हमारे पास में क्या गिवन है, यूएस डॉलर की सप्लाई गिवन है, और ये हमारे पास में क्या आ रही है, रेट ऑफ एक्सचेंज आ रही है। समझ में आया, मैंने कहा डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, तो डिमांड डिक्रीज हो गई, मतलब हमारा कर्व कौन सी साइड में शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। तो अब ये नया वाला डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो आंसर आएगा फॉल इन एक्सचेंज रेट। समझ में आया, इस तरह से कर्व बना के देख लेना, जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, अगर कोई चीज डिक्रीज होती है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, अब यहां इंटरसेक्ट करे, एक्सचेंज रेट क्या हो गई, फॉल हो गई, डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ करेंसी एप्रिशिएशन, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो चुकी है, पहले एक यूएस डॉलर हमें 70 में मिलता था, आज वही यूएस डॉलर अगर हमें 50 रुपए में मिल जाता है, तो हमारी करेंसी क्या हो चुकी है, मोर वैल्यूएबल हो चुकी है, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वैन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस,
नेशनल इनकम इज, अच्छा देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये डिमांड है हमारे पास में, ये सप्लाई है। वैन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉरेन करेंसी की प्राइजेस इंक्रीज हो चुकी हैं, इसका मतलब पहले जो यूएस डॉलर हमें 70 में मिल जाता था, आज वही यूएस डॉलर हमें 82 में मिल रहा है। तो इसकी वजह से ये जो यूएस वाला बंदा है ये खुश होगा कि यार पहले 70 तक का ही सामान मिलता था एक यूएस डॉलर में, अब 82 तक का सामान मिल सकता है इंडिया से, ये हमसे खरीदेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारा क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, लाइकली टू इंक्रीज। समझ में आया? इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following international agency manage foreign exchange rate system in the world? वर्ल्ड के अंदर कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड काम है ये सारा का सारा काम मैनेज करती है? तो याद करना, आंसर होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारा का सारा इंटरनेशनल एक्सचेंज से रिलेटेड काम देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। सही बात है, असर्शन करेक्ट है। फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज को ही हम फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जहां पर एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, एज पर द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहां पर सरकार का कोई रोल नहीं होता। मैनेज्ड फ्लोटिंग इज द मिक्सचर ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये बात भी सही है। मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर मैंने बताया है ये मिक्सचर है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। यहां पर एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, लेकिन जब भी एक्सचेंज रेट एक आउट ऑफ लिमिट चले जाती है तब कई बार सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना पड़ता है, उसे फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्स्ड भी आ गया यहाँ पर, ये दोनों का मिक्स है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर बी होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का है। असर्शन कहता है इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, मतलब यूएस डॉलर महंगा हो गया, मोर रुपीज आर टू बी पेड टू बाय 1 यूएस डॉलर। सही बात है, पहले 1 यूएस डॉलर 50 में मिलता था, आज वही यूएस डॉलर पाने के लिए 82 रुपीज देने पड़ रहे हैं, वही लिखा है मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बी पेड टू बाय 1 यूएस डॉलर, करेक्ट है। डोमेस्टिक करेंसी लॉसेज इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू यूएस डॉलर अंडर डेप्रिशिएशन, क्योंकि डेप्रिशिएशन के अंदर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। दोनों बातें सही है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया ना कि डेप्रिशिएशन में हमें 1 यूएस डॉलर पाने के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं, क्योंकि डेप्रिशिएशन में क्या हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ स्टीप फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी, जब हमारे इंडियन रूपी की वैल्यू गिरती है, द डैश में सेल फॉरेन एक्सचेंज एंड बाय बैक रूपी फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जब हमारी करेंसी की बहुत ज्यादा वैल्यू गिर जाती है, अब इसे कौन सेट करेगा, कौन इस एक्सचेंज रेट को सही करेगा, कौन फॉरेन एक्सचेंज को सेल करेगा, बाय बैक रूपी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कौन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से इंडियन रूपी को परचेज करेगा, ये सारा काम कौन करता है। देखो जब भी किसी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरफेयर करता है, वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में या तो इंडियन रूपी को सेल करेगा, या मतलब जो भी उस कंट्री की करेंसी है उसे सेल करता है या फिर परचेज करता है। तो कौन है ये, कमर्शियल बैंक्स भी नहीं होते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी काम नहीं है, IMF का भी काम नहीं है, ये काम होता है उस देश के सेंट्रल बैंक का। और इंडिया की बात हो रही है तो ये काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो गई है, लीड्स टू अ फॉल इन एक्सचेंज रेट। जब भी किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड कम हो जाती है तो एक्सचेंज रेट अपने आप गिर जाती है। आप खुद भी देख लो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये एक्सचेंज रेट है। अगर डिमांड गिर गई, देखो डिमांड कम हो गई है, तो एक्सचेंज रेट अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी कॉजेस डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब दूसरी करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होती है तो उसे हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं क्या, नहीं, उसे हम एप्रिशिएशन बोलते हैं। उल्टा होता है, जब फॉरेन करेंसी की रेट इंक्रीज हो जाती है, जब यूएस डॉलर महंगा होता है तो हम बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। जब यूएस डॉलर सस्ता हो गया है, उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई है, प्राइसेस डिक्रीज हो गई है, तो हम बोलेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी हैज द सेम इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सही बात है, जो डेप्रिशिएशन का इंपैक्ट होता है वो ही डीवैल्यूएशन का इंपैक्ट होता है हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, चाहे डेप्रिशिएशन हो चाहे डीवैल्यूएशन हो, डेप्रिशिएशन डीवैल्यूएशन दोनों में कितना सा डिफरेंस है। डेप्रिशिएशन जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसे हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जब हमारी सरकार, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानबूझ के हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराता है, उसे हम डीवैल्यूएशन बोलते हैं। दोनों की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री की प्राइसेस गिर गई, हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, तो दोनों का सेम इंपैक्ट पड़ता है। सही है स्टेटमेंट 1। In case of devaluation, the market forces of demand and supply play no role whatsoever. Devaluation के अंदर जो market forces of demand and supply है उनका कोई रोल नहीं होता। सही बात है, क्योंकि devaluation मैंने ऊपर बताया कौन करती है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है, हमारी सरकार का रोल है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का रोल सिर्फ किस में होता है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर हमें मैच करना है, बहुत ध्यान से देखना। पहले जो भी सबसे इजी लग रहा है ना उसे देख लो। यहां पे लिखा है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। पता है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आता था, तो यहां पर लिखा है एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही एक पुराना वेरिएंट है। तो सेकंड के साथ में डी मैच होता है हमारा, सेकंड के साथ में हमारा डी मैच होता है, मतलब फोर्थ वाला। सेकंड के साथ में हमारा फोर्थ वाला मैच होता है, मतलब ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। सेकंड के साथ में फोर्थ मैच सही बन गया। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी लॉसेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, उसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो फोर्थ के साथ में सेकंड वाला आना चाहिए, फोर्थ के साथ में सेकंड वाला आना चाहिए, मतलब बी वाला करेक्ट हो रहा है, फोर्थ के साथ में सेकंड आ रहा है। समझ में आया? और भी देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट थर्ड आना चाहिए। एक्सचेंज रेट एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हम हमारी करेंसी की वैल्यू को दूसरे देशों की करेंसी में बताएं, उसकी एक्सटर्नल वैल्यू क्या है, एक रुपए को हम अगर यूएस डॉलर की टर्म्स में बता रहे हैं तो वो क्या है, एक्सचेंज रेट है। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स रेट भी बोलते हैं। ये भी करेक्ट हो गया, मतलब बी करेक्ट है हमारा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इनकरेक्ट हमें बताना है। एप्रिसिएशन इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ रुपी रिलेटिव टू डॉलर हैज राइजन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जब हमारी करेंसी, हमारे रुपीस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है डॉलर के कंपैरिजन में, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई इन कंपैरिजन टू डॉलर, उसे हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड वी नीड टू पे फ्यूअर रुपीज इन एक्सचेंज फॉर $1। इसका मतलब यही है कि पहले एक यूएस डॉलर अगर हमें 70 का मिलता था, आज वही यूएस डॉलर हमें कितने का मिल रहा है, सिर्फ 50 का मिल रहा है, कि वो यूएस डॉलर पाने के लिए हमें फ्यूअर इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। ये भी करेक्ट है। परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि सेम जो गुड है वो हमें यूएस डॉलर में भी उतने का ही पड़ेगा, वो हमें येन में भी उतने का ही पड़ेगा, वो हमें पाउंड में भी उतने का ही पड़ेगा। इस थ्योरी को बोला जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इट इज अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज विच होल्ड्स दैट द प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज इज सेम। जो सेम तरह के गुड्स होते हैं उनकी अलग अलग देशों में प्राइसेस सेम होती है, इसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। ये बात भी सही है। क्या लिखा है, जो सिमिलर तरह के गुड्स होते हैं उनकी प्राइसेस डिफरेंट कंट्रीज में सेम होती है। करेक्ट है। स्पेक्यूलेटिव परचेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्पेक्यूलेटिव पता है ना, सट्टेबाजी, कि यूएस डॉलर सस्ता हुआ तो बहुत सारा खरीद के रख लिया, फिर जब महंगा होगा तब बेच देंगे। बाय द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ये काम करते हैं इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, डज नॉट इम्पैक्ट द फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये बात गलत लिखी है, इसकी वजह से भी हमारी फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंज आता है। क्यों? क्योंकि स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करने के लिए हमें बहुत सारा यूएस डॉलर की हम डिमांड करेंगे ना, ताकि यूएस डॉलर जब सस्ता हो तो हम खरीद के रख लें, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा यूएस डॉलर की डिमांड करते हैं। और जब भी हम किसी चीज की डिमांड करते हैं, जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, तो वो जो एक्सचेंज रेट है वो अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर लिखा है इसकी वजह से एक्सचेंज रेट, जो फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी। तो सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल। डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब जो यूएस डॉलर पहले हमें 70 में मिलता था, आज वही यूएस डॉलर हमें 50 में मिलने लग गया है। द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल, तो उसकी वजह से हमारे पास में
फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सोच के देखो जो यूएस डॉलर पहले 70 में मिल रहा था, आज वही यूएस डॉलर हमें 50 में मिल जाता है। तो ये जो यूएस वाला बंदा है वो हमसे खरीदना कम कर देगा। वो देखेगा पहले एक यूएस डॉलर में इंडिया से 70 का सामान मिल जाता था, आज एक यूएस डॉलर में इंडिया से सिर्फ 50 तक का ही सामान मिल रहा है, वो हमसे परचेज नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास में जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल डिक्रीज। डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट के भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए और हर पैटर्न के एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिए ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एक लास्ट चैप्टर और रहता है हमारे पास में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेक्चर कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।